Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. So start करते हैं. आज की हमारी first news 5,000 troops of central forces for Manipur to quell violence. मणिपुर का इशू हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि मणिपुर में अनरेस्ट टाइप का सिचुएशन है, वायलेंस डिस्टर्ब हो रहे हैं बार बार वहां पर. सो उसी रिगार्डिंग हमने देखा था कि मणिपुर स्टेट में आफ्सपा भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत सेंट्रल जो आर्म्ड एजेंसीज हैं उन्हें स्पेशल पावर दी जाती है ताकि स्टेट में रेस्ट जैसी सिचुएशन, पीस मेंटेन किया जा सके. उसके लिए आर्म फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्म फोर्सेस किसी को भी डायरेक्शन इशू करती है और वो पर्सन उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो आर्म्ड फोर्सेस उसको शूट आउट भी कर सकती है. इसके लिए आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है या फिर उनके ऊपर किसी भी तरह का केस नहीं होगा. सिमिलरली, पीस को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल फोर्सेस 5,000 ट्रूप्स ऑफ सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं मणिपुर जैसे स्टेट में ताकि वहां पे वायलेंस को रोका जा सके. आगे चलते हैं. एज कैपिटल चोक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ऑल कब्स टू स्टेट टिल इट रिवोक्स दैम. हम सब ने डिटेल में डिस्कस किया है दिल्ली कैपिटल रीजन के पॉल्यूशन को या एयर क्वालिटी इंडेक्स को. तो उसी रिगार्डिंग स्टेज 4 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स प्लान हमने देखा कि CAQM, जो कि स्पेशली हमने NCR वाले रीजन में एयर क्वालिटी को अंडर चेक रखने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई है. वो बॉडी समय समय पर एयर क्वालिटी देखते हुए ग्रेडेड एक्शन प्लान इशू करती है कि हमें अगर क्वालिटी अंडर चेक रखनी है तो कौन से एक्शंस उठाने चाहिए. सिमिलरली रिसेंटली इस बॉडी ने, CAQM बॉडी ने इशू किया कि हमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर बैन करना है. बट ऐसा ऑब्जर्व किया कि जो भी ग्रेडेड एक्शन प्लान, रिस्पॉन्स प्लान हम इशू कर रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है. रिसेंटली देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में तक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है. सो जरूरत है कि अगर हमने कुछ इशू किए हैं, अगर बैन लगाए हैं तो उन चीजों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके. इस एडिटोरियल में ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जब तक कि वो चीजों को रिवोक ना करे, हटाए नहीं, तब तक कि जिन चीजों पर बैन लगाया गया है, जिन चीजों को कर्ब आउट किया गया है, वो कर भी रहनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज ahead of Punjab bipoles, AAP faces heat over delay in implementation of OPS. यहाँ पर हमारे लिए ये पंजाब के बायपोल्स या आप गवर्नमेंट क्या कहती है, क्यों कहती है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ओपीएस. ओपीएस एक पेंशन स्कीम है जिसे बोला जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम. इस ओल्ड पेंशन स्कीम को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टार्ट किया गया था, जिसे 2004 में रिप्लेस कर दिया गया नई पेंशन स्कीम से. पहले हम समझते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी. इस पेंशन स्कीम में लाइफ लॉन्ग इनकम प्लस पोस्ट रिटायरमेंट इनकम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती थी. मतलब कि इसमें ऐसा था कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% उसको प्री डिटरमाइंड पेंशन मिलती ही थी. साथ के साथ ट्वाइस इन अ ईयर उन्हें डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते थे और भी पैसा मिलता था फंक्शन के लिए. सबसे बड़ी बात, पहले 2004 के पहले तक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी से एक भी मनी डिडक्ट नहीं किया जाता था. मतलब कि पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन जो था वो गवर्नमेंट एंड से ही होता था. साथ के साथ हर साल उनकी डीएनएस अलाउंसेस या इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी सैलरी को इंक्रीज डिक्रीज या समय समय पर उन्हें अपडेट किया जाता था. तो पूरा जो भी पेंशन का बर्डन था वो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता था. कहीं से भी उसे सोर्स, मतलब कि जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी से एक भी पैसा नहीं कटता था. 2004 तक गवर्नमेंट ने इस चीज को बेयर किया. उसके बाद गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर यूं कह लो न्यू पेंशन सिस्टम हमारे सामने रखा. इसमें क्या होता है अब कि
जो एम्प्लॉय है वो साथ के साथ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन तो श्योर नहीं है, बट एम्प्लॉय जो है वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज डिडक्ट करवाता है और इस सैलरी के डिडक्टेड परसेंट को प्रोविडेंट फंड मैनेजर के द्वारा अलग अलग सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, टी बिल्स या यू कह लो ट्रांजेक्शन बिल्स, जो भी मतलब फंड जहां पे आप स्पेंड कर सकते हो सिक्योरिटीज में, ट्रांजेक्शन बिल में, वहां ये प्रोविडेंट फंड मैनेजर जो है पैसा इन्वेस्ट करता था और उस सैलरी के जो पार्ट इन्वेस्टेड है उसमें से जो प्रॉफिट निकल कर आता था वो प्रॉफिट दिया जाता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एज अ पेंशन। मतलब कि यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने जो लास्ट सैलरी ड्रॉन की है उसका कुछ परसेंटेज आपको दिया ही जाएगा या नहीं, या कहाँ से पैसा आएगा, या सिर्फ और सिर्फ ये इस बात पर डिपेंड करता है न्यू पेंशन सिस्टम में कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को ही आपको एज अ सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। ये 2004 के बाद हमारे सामने आया था, बट ये अभी तक के लिए कंपलसरी नहीं था। 2023 के बाद गवर्नमेंट ने इसे कंपलसरी कर दिया कि अब हम ओल्ड पेंशन सिस्टम की ओर नहीं लौटेंगे, न्यू पेंशन सिस्टम ही हमने एम्प्लॉय किया है और इसी पर लोगों को काम करना है, इसी के हिसाब से उनको अपनी पेंशन प्रोवाइड की जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, जो हमने ये शिफ्ट लाया, वो उसका पहला रीजन ये था कि जो पुरानी पेंशन सिस्टम थी वो अनफंडेड पेंशन लायबिलिटी थी, मतलब कि एम्प्लॉय को खुद कोई भी सैलरी का पार्ट नहीं देना पड़ता था। दूसरा, ये अनसस्टेनेबल है, आप गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, लोगों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उनको एक इनकम सिक्योरिटी देने के लिए गवर्नमेंट को अपना मेजर चंक ऑफ पोर्शन, मतलब कि टैक्स का मेजर चंक लोगों को एज अ पेंशन सिक्योरिटी देनी पड़ती थी। सो 2004 के बाद पहले तो 1998 में ही एक कमेटी बनाई गई, जो कमेटी इस सारी चीज को रिव्यू किया और उस कमेटी ने हमें रिकमेंड किया कि हमें न्यू पेंशन सिस्टम लाना चाहिए। 2004 के बाद हमने उसे ले आया। अभी रिसेंटली इस न्यू पेंशन सिस्टम में भी कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। पहला सबसे बड़ा अमेंडमेंट ये कि अब उनकी सैलरी का कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का इतना परसेंटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपका प्रॉफिट आया हो चाहे नहीं आया हो। दूसरा, अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 10 साल तक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम किया है तो 10,000 अप्रोक्स उसकी जो है पेंशन वो फिक्स कर दी गई है कि आपको इतनी पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लेंड अप हो रहा है न्यू पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन सिस्टम का। नेक्स्ट वन इज Tamil Nadu CM calls for increasing share of states in divisible pool of taxes to 50%। यहाँ पर हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट सामने आएंगे। पहला तो फाइनेंस कमीशन, दूसरा ये डिविजिबल पोल क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीजें। पहली चीज मैं डिस्कस करती हूँ, दैट इज फाइनेंस कमीशन। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 में डिस्क्राइब किया गया है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल के टाइम पीरियड के लिए, फॉर द टेन्योर ऑफ 5 years। फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इसका मेन काम ये रहता है कि गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना रिगार्डिंग द डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। मतलब कि हम सब जानते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री मतलब कि इसमें स्टेट्स और यूनियन दोनों पार्ट है। सिमिलरली अगर बात करूं टैक्सेस की, तो कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूनियन गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट करती है और यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कलेक्टेड टैक्स में से कुछ पोर्शन स्टेट्स को प्रोवाइड करे ताकि वो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट कर पाए, स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाए और लोगों का वेलफेयर इंश्योर कर पाए। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड करेगी। सिमिलरली किस तरह से
कितना पैसा प्रोवाइड करना है, ये सारा डिसाइड करने का काम रहता है फाइनेंस कमीशन का। फाइनेंस कमीशन इन सारी चीजों में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं रहती है, चाहे तो प्रेसिडेंट इन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे चाहे इग्नोर कर दे, मतलब कि ये बाइंडिंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेनली जो फाइनेंस कमीशन है वो 3 रिस्पेक्ट में काम करती है। पहला चीज कि टैक्सेस का वर्टिकल डेवोल्यूशन कैसे होगा, दूसरा चीज टैक्सेस का हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन कैसे होगा, और तीसरा चीज ग्रांट्स कैसे प्रोवाइड करनी है, ग्रांट इन एड्स। तीनों चीजों को थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। वर्टिकल डेवोल्यूशन मतलब कि जैसे कि जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है उसमें से सेंटर अपने पास कितना रखेगा, मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा और सारे स्टेट्स के पास कितना पैसा जाएगा, इसको बोला जाता है वर्टिकल डेवोल्यूशन। देन वही जो सेकेंड टाइप ऑफ डेवोल्यूशन है दैट इज हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन। हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन में ये देखा जाता है कि हमने स्टेट्स को एक पोर्शन दे दिया, उस स्टेट्स में से किस स्टेट के पास कितना शेयर जाएगा, मतलब कि शेयर अमंग द स्टेट्स को डिसाइड करने की प्रोसेस को बोला जाता है हॉरिजेंटल डेवोल्यूशन। देन ग्रांट्स इन एड, एडिशनल जो ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है किसी स्टेट को वो किस हिसाब से देनी है, ये चीज ग्रांट इन एड्स के द्वारा डिसाइड की जाती है। अब जो आज की न्यूज आई है ना वो ये बात करिए कि हम जो भी डिविजिबल पूल है वो अभी क्या है 41-42% पर चलता है, ठीक है। ओवरऑल 42% बोल लो, बट जब से हमने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया और लद्दाख को बनाया तो वो ये 1% पैसा जो है ना वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिफेंस सेक्टर में जाता है। सो हम 41% ही मानेंगे। ये 41% जितना भी ओवरऑल टैक्स कलेक्ट होता है ना उसका 41% स्टेट्स के पास जाता है, बाकी जितना बचता है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास रहता है। सो इसीलिए जो तमिलनाडु के सीएम है वो डिमांड कर रहे हैं कि अब इस 41% टैक्स को बढ़ा करके 50% तक लाया जाए ताकि दोनों का एक इक्वल शेयर बने। ये तो न्यूज हो गया। अब कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो वेलकमिंग स्टेप्स हैं, अच्छे स्टेप्स हैं। पहला चीज कि उन्होंने टैक्स डेवोल्यूशन को बढ़ाया है। पहले ये स्टार्ट हुआ था 10% से, अब जाकर के ये पहुंच गया है 42% तक। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, मतलब कि अगर कोई स्टेट हेल्थ सेक्टर में, सैनिटेशन में, क्लीनलीनेस में, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उन स्टेट्स को एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं ताकि वो और भी बेहतर परफॉर्मेंस, मतलब कि एक तरह से उनको एक रिवॉर्ड टाइप का फील हो और वो और अच्छा करने में अपना एफर्ट्स लगाए। डिजास्टर रिलीफ फंड्स स्टेट्स के में कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा वयनाड में अभी डिजास्टर आया, सो इस तरह से इन डिजास्टर्स को डील आउट करने के लिए उन्हें डिजास्टर रिलीफ फंड अलग से दिया जाता है। ग्रांट्स फॉर लोकल बॉडीज, हमने आर्टिकल 243 के तहत 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू लोकल बॉडीज तो बना दी, म्यूनिसिपैलिटी बना दी, ग्राम पंचायत बना दी, बट उनके पास पावर की अभी भी कहीं ना कहीं कमी देखी गई है। मान लो कोई भी लोकल बॉडी है, ग्राम पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी है, उन्होंने अपने लोकेलिटी को डेवलप करने के लिए पॉलिसीज बना दी, बट पॉलिसीज बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है जब तक कि आपके पास पैसा नहीं आता। सो सिमिलरली जो फाइनेंस कमीशन है उन्होंने लोकल बॉडीज को ग्रांट प्रोवाइड करने की भी बात कही है ताकि उन्हें एक तरह से फिजिकल ऑटोनॉमी मिले और वो अपने प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। देन ग्रांट्स फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, मतलब कि सेक्टर वाइज ग्रांट्स प्रोवाइड करना। किसी स्टेट में एजुकेशन कम है, किसी स्टेट्स में हेल्थ सेक्टर की कमी है, कहीं डिफेंस से रिलेटेड हमें ज्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है या राजस्थान है, इन सारे स्टेट्स का बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब कि ये सारे स्टेट्स अपनी बाउंड्री इंटरनेशनल कंट्रीज से शेयर करते हैं। सो यहाँ पर जरूरत है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, तो इन स्टेट्स में हम सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट में डिफेंस सेक्टर में देते हैं। कुछ स्टेट्स में हेल्थ की कमी है, सो वहां पर
हेल्थ सेक्टर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम हेल्थ स्पेसिफिक ग्रांट्स प्रोवाइड करें। कहीं पर एजुकेशन लिटरेसी रेट कम है, यूपी बिहार, तो वहां पर हम एजुकेशन स्पेसिफिक ग्रांट्स प्रोवाइड करें। इस तरह से स्पेसिफिक सेक्टर वाइज ग्रांट प्रोवाइड का रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं। लागाचरला ट्राइबल पीपल मीट हेड्स ऑफ NHRC विमेन्स कमीशन इन दिल्ली। ये एक ट्राइब है, लागाचरला हैमलेट इन विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट। हुआ क्या कि इस ट्राइबल कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया एजिटेशन में। देखा गया कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद इनको टारगेट बना दिया गया, पुलिस एजेंसीज के द्वारा इनको टारगेट बना दिया गया और इनका लैंड एक्विजिशन स्टार्ट कर दिया गया। जो लागाचर्या ट्राइब है ना, इन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, इन सारी अथॉरिटीज को रीच आउट किया है अपने इशू को सॉल्व करने के लिए। हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट वन इज लागाचर्या ट्राइबल पीपल, सेकेंड वन इज ये इंस्टीट्यूशंस। तो एक एक करके हम समझेंगे, बट आज के लिए हम सिर्फ नेशनल कमीशन ऑफ SC एंड ST के बारे में समझेंगे। नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री की बात करती हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 के अंतर्गत हमने मेंशन किया था स्पेशल ऑफिसर। जो भी ये ट्राइबल पीपल्स है, उनके मैटर को डील आउट करने के लिए सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर होगा। इस चीज का डिस्क्रिप्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था आर्टिकल 338 के तहत। उसके बाद 1980 में हमने इसमें अमेंडमेंट लाए और हमने इस स्पेशल ऑफिसर का अपग्रेड करके कमीशन बनाने की बात की कि हम अब ऑफिसर की बजाय प्रॉपर एक कमीशन बनाएंगे। उसके बाद कमीशन बनाने के बाद, हालांकि ये कमीशन SC एज वेल एज ST दोनों कम्युनिटी के लिए काम करता था। उसके बाद हमने इसे और अपग्रेड किया और बोला कि SC के लिए अलग कमीशन होगा और ST के लिए अलग कमीशन होगा। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू हमने बाइफर्केशन कर दिया और आर्टिकल 338 में मेंशन किया नेशनल कमीशन फॉर ST और आर्टिकल 338 में रहा नेशनल कमीशन फॉर SC। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, प्लस 3 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये जो इनका अपॉइंटमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देन अब इनके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस में इनका मेन काम रहता है कि SC से रिलेटेड इश्यूज को, SC को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना और उनके ऊपर क्या, उनके लिए क्या पॉलिसीज आ रही हैं, क्या उनके लिए हार्मफुल है, क्या उनके लिए सही है, ये सारी चीजें मॉनिटर करना और साथ के साथ इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना। अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम हो रहा है, इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करना। देन इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन आ रही है, कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन उनके लिए कंप्लेन कर रहा है या वो किसी जनरल कैटेगरी के पर्सन के लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके राइट्स को डिप्राइव किया गया है, उनके राइट्स के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, तो उन कंप्लेंट्स को इंक्वायर करना। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि SC के, ST के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्या नए स्टेप्स उठाने चाहिए। प्रेसिडेंट को हर साल रिपोर्ट पेश करना कि इस साल क्या काम हुए SC ST के लिए और आने वाले समय में हमें और कौन से काम करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेप्स रिकमेंड करना कि उन्हें कैसे स्टेप लेने चाहिए। SCs के वेलफेयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए हर एसेंशियल एफर्ट्स लगाना ही इन कमीशंस का काम है। अभी मैंने बात की SCs की, सिमिलर काम ST के भी होते हैं। सिमिलरली वो भी मॉनिटरिंग करते हैं, कंप्लेंट्स देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्लान आउट करते हैं चीजों को, स्टेप्स उठाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करते हैं। आज का जो मेन टारगेट था वो नेशनल कमीशन फॉर SC और ST था। हम आने वाले क्लासेस में विमेन कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वन इज
मणिपुर एज अ केस फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356 आज का सबसे हॉट टॉपिक। ठीक है, मणिपुर के बारे में ऑलरेडी बहुत डेप्थ में हमने समझ लिया है कि वहां पर वॉयलेंस लाइक सिचुएशंस हो रखी है, वहां पर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो इसी रिगार्डिंग इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि क्या हम वहां पर आर्टिकल 356 लगा सकते हैं या नहीं। अगर मैं इस टॉपिक को यूपीएससी से कनेक्ट करूं तो हमारे लिए आर्टिकल 356 या प्रेसिडेंट्स रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम इसे समझते हैं। इंडिया में वी ऑल नो यूनियन, इंडिया एक यूनियन है, फेडरल स्ट्रक्चर को जो फॉलो करता है, जिसमें कि स्टेट्स में नॉर्मेलिटी, स्टेट्स में पीस, स्टेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हर चीज यूनियन की लायबिलिटी है या यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट्स में सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट में काम करें और स्टेट्स का जो मैकेनिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, वो अच्छे से काम कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 यूनियन के ऊपर ये ड्यूटी रखता है, ऑब्लिगेशन ऑफ द यूनियन टू सेफगार्ड स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। किसी भी तरह का एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए स्टेट में, ये यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस ही चल रहा है ना, दो ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में वायलेंस लाइक सिचुएशन हो रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, जिससे कि एट द एंड जो वहां के सिविलियंस हैं उनकी डेथ हो रही है। जो मासूम बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, या यूं कह लो 4-5 साल के बच्चे, उनकी तक डेथ हो रही है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल to take over the function of the state government when the constitutional machinery fails। अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल का अगर मेन मकसद बताऊं तो होता क्या है कि जो स्टेट की मशीनरी है, वहां के लेजिस्लेचर है, वहां के मिनिस्टर्स हैं, उन सबको आइदर सस्पेंड कर दिया जाता है या तो उन्हें यूनियन के अंडर, मतलब कि जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके अंतर्गत काम करने को बोला जाता है। जो भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सेंट्रल लेवल की, वही फॉलो करने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। जो ये सारा मैकेनिज्म है ना, इसे बोला जाता है इमरजेंसी प्रोविजन। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आर्टिकल 355, 356 या यूं कह लो आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 डील आउट किया जाता है इमरजेंसी के द्वारा। इमरजेंसी के प्रोविजंस इसमें लिखे गए हैं। आगे चलें कि आप किस बेसिस पर प्रेसिडेंट का रूल इम्पोज कर सकते हो। पहला, अगर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, मतलब कि स्टेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पा रहे। दूसरा, अगर स्टेट मना कर दिया सेंटर की बातों को मानने से, सेंटर के द्वारा जारी किए गए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। होता क्या है, ये चीज इसलिए रखी गई क्योंकि जब हम एज अ इंडिया बने थे तो हम काफी सेंसिटिव थे, मतलब कि स्टेट्स सेसेशन मांग रहे थे, अलग होने की डिमांड कर रहे थे। एक जगह हैदराबाद बोल रहा था मुझे अपना अलग स्टेट चाहिए, भोपाल बोल रहा था मुझे अपना अलग स्टेट चाहिए, जम्मू कश्मीर अलग रहना चाहता था, जयपुर अलग रहना चाहता था। स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं चाह थी कि हम अपना अलग एक कंट्री बनाए। एक सेंटर के पास डर था कि कहीं स्टेट्स छोड़ के अलग से कंट्री बनाने न लग जाएं या वॉयलेंस लाइक सिचुएशन ना हो जाए। तो उन सिचुएशन को कंट्रोल रखने के लिए जरूरी है कि स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को फॉलो करे। अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को नहीं फॉलो करते तो यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट मशीनरी को हटा के अपना पूरा कंट्रोल स्थापित कर सकती है स्टेट्स पर। ये दो फॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पर स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड किया जा सकता है और वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाता है। पहला चीज, आपको अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो अगर
प्रेसिडेंट ने इस चीज को प्रोक्लेम कर दिया है, मतलब कि अनाउंस कर दिया है, उसके बाद 2 मंथ के टाइम पीरियड में आपको दोनों हाउसेस से इस चीज को मेजोरिटी से पास आउट करवाना है। मान लो ऐसा टाइम चल रहा है जिसपे लोकसभा सस्पेंडेड है, या यूं कह लो लोकसभा फंक्शन नहीं कर रही है, तो जैसे ही लोकसभा का गठन होता है, जैसे ही लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग होती है, उसके बाद 30 दिन के अंतर्गत लोकसभा से ये बिल पास हो जाना चाहिए इमरजेंसी लगाने का। अगर 30 दिन के अंतर्गत ये बिल पास नहीं होता है तो उस स्टेट से प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जाएगा। पहला चीज कि आखिर रूल आएगा कैसे, दूसरा चीज आप कितने टाइम पीरियड तक लगा सकते हो। जो वो टाइम पीरियड है ना, वो है 3 इयर्स का। बट एक बार में आप 3 साल तक के लिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हो। हर 6 मंथ में आपको रिन्यूअल लगेगा, मतलब कि हर 6 साल में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ेगा बिल को कि हमें इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है। तब जाके आप ओवरऑल 3 साल तक के लिए किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू रख सकते हो। अब मेजर चेंजेस क्या आते हैं अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आता है तो पहला चीज ये, प्रेसिडेंट के ऊपर सारी पावर्स आ जाती है। स्टेट के जो गवर्नमेंट है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है, वो सारी प्रेसिडेंट के डायरेक्शन के हिसाब से ही काम करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा, जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर काम करने लगता है। एडमिनिस्टर द स्टेट विथ हेल्प फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइजर्स अपॉइंट किए जाएंगे, उन्हीं की एडवाइस के हिसाब से, उन्हीं के डायरेक्शन, उन्हीं के ऑर्डर को मानते हुए गवर्नर कोई भी एक्शन उठा सकता है। नेक्स्ट वन इज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व कर दिया जाता है। जितने भी स्टेट्स के सब्जेक्ट मैटर है वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, पार्लियामेंट के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब कि जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम सब जानते हैं यूनियन लिस्ट तो हमेशा यूनियन के अंतर्गत रहती है, मतलब कि इनमें अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो पार्लियामेंट बनाती है। अगर स्टेट मैटर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। बट अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं, दोनों लॉज अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का ही रूल प्रिवेल करता है, यूनियन गवर्नमेंट के रूल को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट जब इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, किसी स्टेट में आर्टिकल 356 इम्पोज है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज है, तो वहां के स्टेट सब्जेक्ट्स को पार्लियामेंट के अंतर्गत ला दिया जाता है। मतलब कि पार्लियामेंट, कोई भी लेजिस्लेचर वहां पे कोई भी रूल पास कर सकती है। ये है पूरा आर्टिकल 356। इसी को इम्पोज करने की बात की जा रही है कि मणिपुर में जहां पर इतना वायलेंस है, सिटीजन्स प्रॉब्लम में है, वहां पर हमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंड लोकजेम फॉर ईपीएफओ पेंशनर्स, इस एडिटोरियल में डिस्क्राइब किया गया है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा इसको मैं हिस्ट्री से बताती हूँ। होता क्या है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, वी ऑल नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जरूरी तो नहीं है ना अपने होम टाउन और अपने होम स्टेट में ही सर्व कर रहे हो सकता है कि यूपी का पर्सन केरला में जाके, कर्नाटका में जाके अपनी ड्यूटी दे रहा है, साउथ इंडिया का पर्सन नॉर्थ इंडिया में आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो आफ्टर रिटायरमेंट एक प्रोविजन चलता था कि जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने अपनी ड्यूटीज दी है, वहीं से उसी के स्पेसिफिक बैंक से आपको पेंशन्स मिलेगी, उस स्पेसिफिक बैंक से ही आपको पेंशन निकाल सकते हैं। इससे कई सारी प्रॉब्लम्स हुई, मतलब कि पेंशन कब मिलती है, 60 साल के बाद। तो आप एक 60+ पर्सन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो स्पेसिफिक उसी बैंक से जाकर के पेंशन निकाले। इससे कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे।
हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि वो पर्सन खुद जा पाए और निकाल पाए। सो इसलिए हमने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोग्राम सिस्टम। इस सिस्टम में क्या हुआ कि पेंशन सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब कि अब इंडिया की किसी भी बैंक ब्रांच से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पेंशन को निकाला जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, पहले क्या होता था कि समय समय पर एम्प्लॉयज को अपने प्रेजेंस होने का वेरीफाई करवाना पड़ता था, अपने प्रेजेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था, मतलब कि वो जिंदा है, उन्हें पेंशन की जरूरत है, इन सब चीजों को वेरीफाई करवाना पड़ता था। अब उस चीज को भी बंद कर दिया गया। सो ओवरऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लाया गया। इसके तहत जो भी पेंशन बेनिफिशियरीज थे, ईपीएफओ, ईपीएस, और जिन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज 10 साल तक प्रोवाइड किए, इन सबको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो इंडिया के किसी भी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन को अब निकाल सकते हैं। Next one is, did inflation play a role in Trump winning elections? We all know अभी recently यूएसए में इलेक्शंस कंडक्ट किए गए और उस दौरान यूएसए के जो नए प्रेसिडेंट बने वो डोनाल्ड ट्रंप बने। इसी रिगार्डिंग जो ये एडिटोरियल आया है वो ये बात कर रहा है कि क्या इन्फ्लेशन ने मेजर रोल प्ले किया है। सो द आंसर इज यस। इस एडिटोरियल में बोला गया है कि कोविड टाइम के बाद यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत हाई रेट था, मतलब कि एक लिविंग वेजेस जो रहती है ना, रहने के लिए जितने पैसे की जरूरत है वो वहां पर बढ़ गई थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई थी। साथ के साथ अगर इन्फ्लेशन देखा जाए तो वो भी बढ़ गया था, अप्रोक्स 23% राइज देखने को मिला था इन्फ्लेशन में। ठीक है, दूसरी बात, जो अभी की जो गवर्नमेंट थी उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि वो इस चीज को, मतलब कि एक स्टेबल इकोनॉमी लाने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। इकोनॉमी कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी से जूझ रही थी। सो जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, जो ट्रम्प के वादे हैं, वो कुछ अलग ही चीजें लेकर के आ गए। वो प्रॉमिस करने लगे इन्फ्लेशन को अंडर चेक लाने की बात करने लगे, इकोनॉमी को बैलेंस्ड वे में ग्रो करने की बात करने लगे, इन्फ्लेशन को कम करने की बात करने लगे। सो इसीलिए लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट थी, वो इन चीजों को चेकआउट करने में, इन चीजों को ठीक करने में सक्सेसफुल नहीं हो रही है, इसलिए हमें नई गवर्नमेंट लानी चाहिए। और उन्होंने ट्रम्प को वोट दिया और उनकी सरकार उन्होंने बनवाई। अब इस चीज को अगर मैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट से कंपेयर करूं तो 1960s और 70s के टाइम पीरियड पे भी ऐसा ही हुआ था। उस टाइम पर भी यूएसए और यूके जैसी कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया था। और उस टाइम का रीजन था ऑयल क्राइसिस के कारण यूके और यूएसए में इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया। सो वहां पे इलेक्शंस होने थे, जो नई गवर्नमेंट बनी उन्होंने प्रॉमिस किया इन्फ्लेशन को कम करने का, और सिमिलरली उन्होंने एक्शंस भी उठाए ऐसे ही। उनके एक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि उन्होंने यूनियंस, जो लेबर के यूनियंस रहते ना, उनकी पावर को कम कर दिया। जिससे कि क्या हुआ कि उनकी पावर कम करने की वजह से फ्री मार्केट इकोनॉमी होने लगी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में लेबर्स का प्रेशर है कम हुआ। लेबर यूनियन वीक होने की वजह से लेबर्स जो थे उन्होंने हायर वेजेस की डिमांड करना बंद कर दिया। अगर लेबर्स के हाथ में वेजेस ही नहीं रहेंगी, हायर वेजेस नहीं रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने में पैसा है वो कम लगेगा। वेजेस नहीं होंगी लोगों के पास तो लोगों के हाथ में पैसा भी कम होगा। पैसा कम होगा तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो अंडर चेक आ जाएगा। सो पहले का क्या हुआ कि आपने इस चीज को डील आउट करने के लिए, मतलब कि आपने इलेक्शन जीते, उसके बाद ऑयल क्राइसिस या इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए यूनियंस की पावर खत्म कर दी, फ्री मार्केट कर दिया, और लेबर के पावर्स को भी कम कर दिया, जिससे हाई वेजेस की डिमांड खत्म हो गई।
जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो अंडर चेक आ गया और ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल हो गई। बट अब जो सिचुएशन है वो 1960 से बहुत अलग सिचुएशन है। मतलब कि अभी ऑयल क्राइसिस वगैरह जैसा नहीं है सिचुएशन। अभी जो इन्फ्लेशन रेट है ना, वो कोई कोई यूं कह लो कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बढ़ने के वजह से नहीं आ रहा है। जो मेन रीजन है ना अभी की इन्फ्लेशन का, वो है ग्रीड इन्फ्लेशन। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अब देखने को मिलेगा, अभी तक हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं मिला है कि ट्रम्प की पॉलिसीज किस डायरेक्शन में जाएंगी, क्या पॉलिसीज ट्रम्प बनाएंगे इस इन्फ्लेशन को चेकआउट करने के लिए, इस इन्फ्लेशन को डील करने के लिए। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा, इसे हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इस एडिटोरियल में इशू को डिस्कस किया गया है कि इन्फ्लेशन का इशू या इन्फ्लेशन के तहत ही ट्रंप ने विक्ट्री हासिल की है और उसको किस तरह से 1960s में डील आउट किया गया था और अब उसे कैसे डील आउट किया जाएगा। आगे चलते हैं। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर इज ऑपरेशनल सोनोवाल। बेसिकली इंडिया की कनेक्टिविटी को, या इंडिया का एक मेन एम है कि ओवरऑल जितनी भी कोस्टल कंट्रीज हैं उसमें से टॉप परफॉर्मर बनना है इंडिया को। चाहे वो एक्सपोर्ट्स के मैटर में हो जाए, चाहे वो कार्गो हैंडलिंग के मैटर में हो जाए, चाहे वो पोर्ट्स जो हैं किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, पोर्ट्स में कैसी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी किस तरह से एमिशंस को टैकल आउट किया जा रहा है, इन सब में इंडिया चाहता है कि वो रिसाइकलिंग में, टेक्नोलॉजी में, शिप रिपेयरमेंट में, इन सारी चीजों में इंडिया अपने आप को टॉप परफॉर्मर बनाना चाहता है। सो इसी रिगार्डिंग पोर्ट्स की कनेक्टिविटी या मैरीटाइम कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया था, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर, या इसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहते हैं। उसका ही एक पार्ट है। देखो, ये है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, और ये है चेन्नई। चेन्नई से रशिया के व्लादिवोस्टॉक तक किस तरह से मैरीटाइम कनेक्टिविटी की जाए, इसे ही बोला जाता है चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर। इसी रिगार्डिंग इसका जो सिग्निफिकेंस ये है कि अभी जो करंट कनेक्टिविटी है ना, जैसे आप देख सकते हैं मुंबई से लेकर के ये रशिया के रीजन तक, इस कनेक्टिविटी का डिस्टेंस जो है वो 8675 नॉटिकल माइल्स है। और अगर ये ऑपरेशनल हो गया, फुल्ली ऑपरेशनल हो गया नया इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 5600 नॉटिकल माइल्स हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अप्रॉक्स पहले जो चीजें ट्रांसपोर्ट करने में हमें 40 डेज लगते थे, वो टाइम पीरियड कम हो जाएगा 24 डेज तक। मतलब कि एक तो टाइमिंग का इशू सॉल्व हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। मैरीटाइम सी के डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए अगर डिस्टेंस कम हुआ तो ऑलरेडी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे कि प्रोडक्ट्स और भी ज्यादा उस कंट्री में एक्सपोज होंगे, एक्सपोर्ट किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के लिए विन विन सिचुएशन है। साथ के साथ देखा जाए तो दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस भी बेहतर होंगे। ये था हमारा ये चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर के बारे में। नेक्स्ट वन इज, नए कैग हमारे सामने आए हैं। संजय मूर्ति, वी ऑल नो लास्ट कैग गिरीश मुर्मू जी का जो टेन्योर है वो खत्म हो गया और अब हमारे सामने नए कैग के रूप में संजय मूर्ति आए हैं। कैग एक तरह से बोला जाए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, ये एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है, जो ऑडिट्स को और गवर्नमेंट के अकाउंट्स को चेक करती है। मतलब कि एक तरह से फाइनेंशियल चेक मैकेनिज्म को इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट ने जिस चीज के लिए अपने फंड से, पब्लिक अकाउंट फंड से या गवर्नमेंट के फंड से जो पैसा निकाला है वो उसी चीज में खर्च हुआ है या नहीं, या वो उतना जरूरी था या नहीं, ये सारी चीजें चेकआउट करने के लिए हमने कैग बनाया है। कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, ग्लोबल साउथ हिट बाय फूड फ्यूल क्राइसिस ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स।
अभी ब्राजील में G20 की समिट ऑर्गेनाइज की गई है और फर्स्ट डे में ही इस चीज को डिस्कस किया गया कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वो 3 मेजर चीजों से लड़ रही हैं। फर्स्ट वन इज फूड, सेकेंड वन इज फ्यूल एंड द थर्ड वन इज फर्टिलाइजर। वी ऑल नो मेजरली साउथ की कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज प्रैक्टिस करती है एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है फर्टिलाइजर्स का। सो G20 की समिट में इन 3 चीजों को डिस्कस किया गया कि जो ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, यूएसए रशिया हो गया, सॉरी यूक्रेन रशिया हो गया, या इजराइल वाला स्वेज कैनाल वाला रीजन हो गया, इन सब चीजों में कॉन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रही है, और एट द एंड जो साउथ की कंट्रीज हैं उन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। उनको फूड सिक्योरिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है, फ्यूल का रिजर्व उनका खत्म हो रहा है, और फर्टिलाइजर्स वी ऑल नो यूक्रेन से हमें फर्टिलाइजर्स, हम जो यूक्रेन से मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, सो उसकी भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सो G20 की समिट में इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। अभी तो ये चलने वाली है तो हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट वन इज स्पेस एक्स फैल्कन 9 डिप्लॉयज इंडियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। इंडिया की GSAT-20 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया है फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो कि इंडिया की न्यू स्पेस लिमिटेड जो इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट वन इज मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ ट्रैकिंग स्टबल बर्निंग नीडेड सेज एक्सपर्ट। देखो हुआ क्या कि हमने एक मैकेनिज्म लाया, दैट मीन्स कि दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में कई बार मैंने डिस्कस किया है कि जो दिल्ली की जियोग्राफी है वो ऐसी है कि ये मान लो सेंटर में दिल्ली है, इसके आसपास के जितने स्टेट्स है, पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इन सारे स्टेट्स में एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। विंटर के अराइवल के टाइम पर खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग किया जाता है, खरीफ क्रॉप काटी जाती है और रबी क्रॉप्स को सो किया जाता है। सो जो खरीफ क्रॉप के स्टबल्स रह जाते हैं, जो फसल रह जाती है, उस फसल को हैप्पी सीडर या सीडर्स के थ्रू हटाने की बजाय फार्मर्स इसको जला देते हैं, जिसे बोला जाता है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग की वजह से इन पूरे स्टेट्स में धुआं हो जाता है, स्मोक हो जाता है, और एट द एंड वही स्मोक आकर के दिल्ली में इकट्ठा होता है और दिल्ली की एयर क्वालिटी को गिरा देता है। सो रिसेंटली हमने इस स्टबल बर्निंग को चेक करने के लिए सैटेलाइट्स की मदद ली। सैटेलाइट्स में 2 डिवाइसेस Xiaomi NPP NQAA20, ये दोनों डिवाइसेस हमने लगा रखे हैं, जिससे कि हमें इमेजेस मिलती हैं स्टबल बर्निंग की, या हम स्टबल बर्निंग को काउंट कर पाते हैं कि किस रीजन में कितने काउंट्स हुए। बट सबसे बड़ा मेजर जो ड्रॉबैक हमारे सामने आ रहा है वो मान लो ये अर्थ है। जो सैटेलाइट को यूज किया जाता है ना इसको काउंट करने के लिए, वो है पोलर सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम एक दिन में 2 बार ये पोलर सैटेलाइट इस रीजन को स्टडी करती है। हुआ क्या कि आपने एक टाइम स्पेन में, मतलब कि दिन में सिर्फ 2 बार चेक किया कि इस रीजन में स्टबल बर्निंग हो रही है या नहीं। हो सकता है कि उस समय नहीं बल्कि उस समय के पहले या उस समय के बाद उस रीजन में स्टबल बर्निंग की गई हो। उस स्टबल बर्निंग का काउंट तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड आया ही नहीं, या फिर हमने सैटेलाइट की इमेजेस से उस चीज को ट्रैक तो कर ही नहीं पाए। इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया कि हमें स्टबल बर्निंग को चेकआउट करने के लिए और एफिशिएंट मेथड्स की मदद की जरूरत है, ताकि हम इस चीज को अच्छे से चेकआउट करें और उसे और उतने ही बेहतर तरीके से डील कर सके। नेक्स्ट वन इज कर्व इंश्योरेंस मिस सेलिंग फाइनेंस मिनिस्टर टू बैंक्स। फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बैंक्स को कहा है कि हमें इंश्योरेंस की जो मिस सेलिंग हो रही है उस चीज को कर्व आउट करना है। मतलब कि हम इंश्योरेंस की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम लाए थे, जिसे बोला जाता है बैंक अश्योरेंस। बैंक अश्योरेंस मतलब कि बैंक जो है वो अपनी लैंडिंग एक्टिविटीज के साथ साथ जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की भी बात कर रही थी। बट बैंक अश्योरेंस बढ़ाने के लिए जो
बैंक्स हैं वो लोगों को मिसलीड करने लगी, जबरदस्ती के फायदे बताना, उन्हें जबरदस्ती इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के जैसे केसेस सामने आने लगे। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक्स को कहा है कि आप इंश्योरेंस को मिस सेलिंग मत करो, कंज्यूमर्स को गलत इंफॉर्मेशन या जबरदस्ती उन्हें बेचने की कोशिश मत करो। यहाँ पर मीटिंग हुई जिसमें फर्स्ट थिंग तो यही कहा गया कि बैंक इंश्योरेंस को डील आउट करना है। दूसरी चीज यहाँ पर बात की गई NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिक्रिएशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। मतलब कि देखो होता क्या है कि बैंक्स में एसेट रहते हैं, मतलब कि लोग जो लोन लेते हैं बैंक से उन्हें बोला जाता है बैंक का एसेट। सो कई बार क्या रहता है, लोन बैंक्स के पास वापस आ जाता है और कई बार लोन वापस नहीं आता है। तो जो पैसा बैंक के पास वापस नहीं आता है, जहां से ना तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ रहा है 90 दिन तक, उसे बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या हो गए या बड़े बड़े जो फ्रॉडर्स हैं उन्होंने जो काम किया है उसे बोला गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो इस चीज को डील आउट करने के लिए हमने बैड बैंक्स बनाए। बैड बैंक्स एक तरह का गवर्नमेंट का बैंक है जो कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बैंक्स से परचेस करेगा। होता क्या है कि बैंक्स को ना अपनी डायरी मेंटेन रखनी रहती है कि बैंक के कितने स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। और अगर किसी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस बैंक की जो मार्केट में वैल्यू रहती है, इमेज रहती है, वो गिरने लगती है। सो इस चीज को डील आउट करने के लिए बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को परचेस करने के लिए बैड बैंक बनाया गया। उस बैड बैंक का ही एक स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इस एडिटोरियल में इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पैसे को बढ़ाने की भी बात की गई है। Next one is around 6.5 lakh applications come in the PM's internship scheme pilot project. प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लाई, इंटर्नशिप स्कीम, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटर्नशिप स्कीम को समझना। हमने कई बार देखा है कि IMF की जो हेड है वो इंडिया विजिट पर आई थी, उन्होंने भी ये चीज बोली थी कि इंडियन यूथ में स्किल्स की कमी है। जो एजुकेशन स्कूल्स में कॉलेजेस में उन्हें प्रोवाइड की जा रही है वो ऑन फील्ड काम करे, वो स्किल्स ऑन फील्ड में यूटिलाइज नहीं हो पा रही है, वो एक गैप है। उस गैप को फिल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, PM इंटर्नशिप स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। Provide on job training to youth and an exposure to real life work environments। इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इससे क्या होगा कि यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेंगी, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर हो पाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और जो भी इंटर्न्स होंगे जिनको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी उसको 4500 का स्टिपेंड प्रोवाइड करने की बात की गई है। Next one is how sustainable is India's path to net zero with 45 years left। हम सब जानते हैं कि हमने कॉप की एक मीटिंग में डिसाइड किया था कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिटर बन जाएंगे ग्रीन हाउस गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड के। बट क्या हमारा जो पाथ है वो सस्टेनेबल है या नहीं, उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। हमने डिसाइड किया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, बट क्या वो चीज हम सही पाथ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पहला चीज कि हमने अपनी व्हीकल्स को ई व्हीकल्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अगर आप पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स का एमिशन कम कर रहे हो, उनको जलाना खत्म कर रहे हो जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस ना निकले, उसको रिप्लेस कर रहे हो ई व्हीकल से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से। बट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी ना, पावर चाहिए होगा ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चलाने के लिए। सो देखा जा रहा है कि 2050 तक जो हमारा पावर की डिमांड है वो 9 से 10 टाइम बढ़ जाएगी। उसको कहां से फुलफिल किया जाएगा। जो अभी का हमारे टारगेट्स है कि हम 500 गीगावाट तक की एनर्जी सोलर एनर्जी वगैरह से अचीव करेंगे। जरूरत है कि जिस हिसाब से हमारी पावर कंजप्शन की डिमांड बढ़ रही है ना, हमारे पास 1500 से 2000 गीगावाट एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है,
दूसरी चीज आगे बात की जा रही है कि हमें जो हम एक सेंट्रलाइज्ड ग्रिड पैटर्न पर बात कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो सेंट्रलाइज्ड वे में होता है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल जो अभी हमने किया है कि रूफटॉप सोलर पैनल बनाना, वहीं पर उनका ग्रिड एस्टैब्लिश करना, इसको और भी ज्यादा एनर्जी सेक्टर को डिसेंट्रलाइज करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज जो हमारा अपना न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन है एनर्जी का, उस चीज को भी एनहेंस करने की बात की जा रही है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो अभी तक हमारा पाथ है ना वो सस्टेनेबल नहीं है, उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, जो मैं डायरेक्ट चेंजेस तक आकर के आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आज के प्रीलिम्स रिवीजन को स्किप करते हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक यू।